हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग यूपीपीसीएस जे 2025 के एग्जामिनेशन के लिए ये सीरीज स्टार्ट करें। सबसे पहले आज जो हम माइनर लॉ का कवर करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का। ठीक है, इसमें जो 2022 के जो भी अमेंडमेंट्स है सॉरी वो भी आ रहे हैं, तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। 1971 की हम सिर्फ बात करेंगे। जो भी कुछ अमेंडमेंट्स है सबके साथ हम लोग ये वाला एक्ट आज कंप्लीट करेंगे और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस एक्ट की आखिर में क्या जरूरत पड़ी, ऐसा क्या था पहले। ठीक, सो बिफोर 1971 इन इंडिया अबॉर्शन वाज कंसिडर्ड इलेजिटिमेट या इलीगल माना जाता था। इंडियन स्टैट्यूट्स लैक्ड प्रोविजंस रिलेटेड टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंडियन स्टैट्यूट्स में या इंडियन लॉज में ऐसा कुछ प्रोविजंस नहीं थे जो कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो। However, certain provisions were made in the IPC related to abortion. लेकिन abortion से related कुछ provisions थे जो कि IPC में थे miscarriage से related। IPC में 312 से 318 IPC तक offences related to miscarriage था। अब जो है section 88 से 92 BNS में ये offences related to miscarriage आ गया है। अबॉर्शन जो है पहले जस्टिफाई किया जाता था सिर्फ इन कुछ केसेस में, जैसे कि पहला फिजिकल और मेंटल एलिमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द मदर कैरिंग द चाइल्ड। मान लीजिए उनको कुछ दिक्कत वगैरह हो गई है तो उस वजह से सिर्फ अबॉर्शन अलाउ किया जाता है। दूसरी चीज, अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की वजह से कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उस वजह से सिर्फ अबॉर्शन अलाउ किया जाता था। एंड इन केस ऑफ स्टिल बॉर्न चाइल्ड या फिर बच्चा जो पैदा हुआ है दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग और एनी फंक्शनल डिसऑर्डर ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड या फिर कोई डिसऑर्डर है बच्चे को, तो फिर अबॉर्शन को अलाउ किया जाता था। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट का, 1971 के एक्ट को लाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी और अगर लाए हैं तो हम किन ऑब्जेक्टिव से ये एक्ट लेकर क्या है। According to the Act, only specific pregnancies will be permitted to be ended by licensed medical professionals. कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रेगनेंसीज हैं जिन्हें परमिट किया गया है, परमिशन मिली है कि आप उनको अबॉर्ट कर सकते हो। The primary objectives of the Act are also to reduce the death rate of women from unsafe and illegal abortions and to optimize the maternal health of the Indian women. ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, ये है कि जो महिलाओं की जो मृत्यु हो रही अनसेफ और इलीगल अबॉर्शन से उसको कम किया जा सके और ध्यान रखा जा सके मैटरनल हेल्थ का इंडियन महिलाओं का। ओनली आफ्टर दिस लेजिस्लेशन वर वुमेन एंटाइटल्ड टू हैव सेफ, यहाँ पर वर बाद में होगा, वुमेन वर एंटाइटल्ड टू हैव सेफ अबॉर्शंस बट ओनली अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के ही अंदर। बेसिक्स क्या है इस एक्ट के, प्रेसिडेंट की जो असेंट मिली थी वो 10 अगस्त 1971 को मिली थी, एनफोर्स फॉर द 1 अप्रैल 1972। अमेंडमेंट जो है 2021 का वो 24 सितंबर 2021 में हुआ था और जो नंबर ऑफ सेक्शंस है वो 8 है। इसमें सेक्शंस कुछ इस तरीके से हैं, जैसे 1 में हमेशा ही आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट होता है, वो है डेफिनेशंस है। सेकंड में, थर्ड में व्हेन प्रेगनेंसीज में बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कब जो है आरएमपी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड, कौन सी जगह पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। सेक्शन 3 और 4 कब अप्लाई नहीं करते हैं। 5A में प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी टू वुमेन, पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रेगुलेशंस और प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ सेक्शन नंबर 8 में है। तो ये तो सिर्फ एक लाइन का चीजें हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बाकी जो है सारे सेक्शन हमें पढ़ने हैं। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट तो वही चीज है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, नाम वगैरह वही, डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दी। डेफिनेशन पर आते हैं। 2A में गार्जियन की डेफिनेशन दे रखी है, क्या मींस अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ माइनर और मेंटली इल पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि माइनर का ध्यान रख सके, उसकी केयर कर सके और एक मेंटली इल पर्सन की केयर कर सके, उसे हम गार्जियन कह रहे हैं, जो मतलब दिमागी हालत जिसकी ठीक नहीं है। देन 2 क्लॉज AA में मेडिकल बोर्ड की डेफिनेशन दे रखी है। मेडिकल बोर्ड को उन्होंने वही कहा है जो कि सबसेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 3 में बताया गया है। मेंटली इल पर्सन कौन होगा, तो मेंटली इल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है किसी मेंटल डिसऑर्डर के चलते और कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है कि परमानेंटली वो ठीक ही नहीं हो सकता, मतलब एक तरीके से खत्म ही है वो इंसान, उसका दिमाग कभी ठीक ही नहीं हो सकता। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है इसको ट्रीटमेंट मिल सकता है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन में ट्रीटमेंट की कोई संभावना नहीं, एकदम गॉन केस है वो। ठीक है,
देन 2C में माइनर के बारे में बताया हुआ है, तो माइनर वही है जो कि इंडियन मेजोरिटी हम लोग जो है जहाँ कहीं भी किसी भी एक्ट में जनरली माइनर की डेफिनेशन दी होती है वो यही दी होती है कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट में जो बताया गया, तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में यही बताया गया जो 18 साल से कम का व्यक्ति है वो माइनर की कैटेगरी में आएगा, वही चीज यहाँ पर 2C में बताई गई है। देन 2D में RMP का मतलब बताया गया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर who possesses any recognized medical qualification, कोई ढंग की मेडिकल क्वालिफिकेशन उसने रिकग्नाइज करी हुई है, डिफाइंड इन क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, whose name has been entered in a state medical register, इनका जो नाम है वो एंटर किया हो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, and who has such experience or training in gynecology and obstetrics as may be prescribed by rules under this act, इसमें जो है उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स अ प्रोसीजर टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी, दो तरीके से हो सकता है, मेडिकल मेथड से और सर्जिकल मेथड से, इन्हीं दोनों मेथड से जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा, तीसरे और किसी मेथड से आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। Then section 3 says when pregnancy may be terminated by RMPs, कब जो है प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट किया जाएगा by the registered medical practitioner। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हम लोग BNSS में बहुत सुनते हुए आते हैं, ठीक है, जब एग्जामिनेशन होता है अक्यूज्ड का और रेप विक्टिम का, ठीक। सबसेक्शन 1 सेज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इंडियन पीनल कोड, कह रहा है आईपीसी में कुछ भी लिखा है उसे भूल जाइए। अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, वो किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। इफ एनी प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बाय हिम, अगर उसने कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट करी है इस पर्टिकुलर एक्ट को ध्यान में रखते हुए, इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 2 सेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, उसको ध्यान में रखते हुए, सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय अ आरएमपी कब, where the length of the pregnancy does not exceed 20 weeks if such medical practitioner is, और जहां पर जो है 20 वीक से ज्यादा नहीं हुए, 20 वीक से ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक। where the length of the pregnancy exceeds 20 weeks but does not exceed 24 weeks, जहां पर 20 से लेकर के 24 वीक तक का टाइम ही अभी हुआ है, मतलब एक्सीड कर गई 20 से ज्यादा लेकिन 24 वीक तक का टाइम हुआ। इन केस ऑफ सच कैटेगरी ऑफ वुमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट, इफ नॉट लेस देन 2 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ऑफ द ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ, यहाँ पर जो है अगर 20 से 24 वीक का टाइम हो गया है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की जरूरत है, और यहाँ पर एक ही रजिस्टर्ड, यहाँ पर पता नहीं लिखा क्यों नहीं हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये जो 20 वीक्स वाली बात है इसमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ही ओपिनियन की जरूरत है, और इसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की जरूरत है। ये एक बार देख लीजिएगा, ये 99.9% ये सही है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है ऊपर, नीचे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, की ओपिनियन की जरूरत होती है। Then subclause 1 says the continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or a grave injury to her physical or mental health. There is a substantial risk that if the child were born, it would suffer from any serious or physical, यहाँ पे basically terminate करने की बात कर रहे हैं कि कब आप terminate कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि अगर ये कंटिन्यू करा प्रेगनेंसी तो रिस्क हो सकता है जो महिला है उसकी जान को, और या फिर ग्रेव इंजरी कॉज हो सकती है उसको फिजिकली या उसकी मेंटल हेल्थ पे। सबक्लॉज 2 कह रहा है या फिर कोई सब्सटैंशियल रिस्क है, अगर बच्चा जन्मा तो इट वुड सफर फ्रॉम एनी सीरियस फिजिकल, तो बच्चे को रिस्क है, मतलब अगर बच्चे का जन्म हुआ तो कोई बच्चे की को सीरियस या फिजिकल या मेंटल अबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक। एक्सप्लेनेशन 1 सेज फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज A where any pregnancy occurs as a result of failure of any device or method used by woman or her partner for the purpose of limiting the number of children, preventing pregnancy, कई सारे ऐसे डिवाइसेस यूज किए जाते हैं या जो कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं, अगर उसके फेलियर की वजह से कुछ ऐसा हो गया है, प्रेगनेंसी अकर हो गई है, द एंग्विश कॉज्ड बाय, एक्सप्लेनेशन में ये बता रहे हैं कि जो हम मेंटल एगनी की बात कर रहे हैं, द एंग्विश कॉज्ड बाय सच प्रेगनेंसी मे बी प्रिज्यूम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। तो इसकी वजह से जो ये प्रिवेंट करना चाह रहे थे पर नहीं हो पाई है, तो ये जो इससे भी ग्रेव इंजरी हो सकती है किसी भी महिला के दिमाग में, ठीक है। फिर explanation 2 says for the purpose of clauses A and B where any pregnancy is alleged by the pregnant woman, अगर कोई pregnancy जो है pregnant woman to have been caused by rape, अगर वो कह रही है कि rape के द्वारा ये हुआ है, तो anguish caused by the pregnancy shall be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the woman। तो यहाँ पर basically
इनके कहने का ये मतलब है कि अगर इस तरीके का कोई काम है तो यहाँ पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करी जा सकती है, यहाँ पर भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो क्लॉज ए क्लॉज बी में, ठीक है। फिर उसके बाद 2A में क्या बता रखा है कि द नॉर्म्स फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज एट डिफरेंट जेस्टेशनल स्टेट एज शैल बी एज सच एज मे प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, जो भी इस एक्ट में लिखा हुआ है उस हिसाब से। 2B में बताया द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 relating to the length of pregnancy shall not apply to the termination of pregnancy by the medical practitioner where such termination is necessitated by the diagnosis of any substantial fetal abnormalities diagnosed by a medical board। कह रहा है कि जो सबसेक्शन 2 में लेंथ बता रखी ना प्रेगनेंसी की, ये जो बता रखा है 20 वीक में ओपिनियन की जरूरत है, 20 से 24 वीक में दो लोगों के ओपिनियन की जरूरत है, कह रहा है इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी है डायग्नोसिस से, मेडिकल बोर्ड ने डायग्नोस किया और ये पता चल रहा है कि कोई सब्सटैंशियल कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी ग्रेव एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं अगर बच्चे को नहीं गिराया गया तो ऐसे में फिर किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं है। देन 2C में बता रखा है एवरी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एज द केस में भी शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसे हम मेडिकल बोर्ड कहेंगे। इनका जो है जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे द पर्पस ऑफ दिस एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट टू एक्सरसाइज सच पावर्स एंड फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ताकि वो जो पावर्स और फंक्शंस है वो एक्सरसाइज आराम से कर सके। 2D में बता रखा है कि मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा, तो ये याद रखिएगा गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, पीडियाट्रिशियन होंगे, रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट होंगे एंड सच अदर नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एज द केस मे बी। ये मेंबर्स का नाम जो है जरूर से याद रखना है। Then subsection 3 says in determining whether the continuance of a pregnancy would involve such risk of injury to the health as mentioned in subsection 2, account may be taken of the pregnant woman's actual or reasonably foreseeable environment। कह रहा है कि अगर ये डिटरमाइन करने में whether the pregnancy जो है इस तरीके का रिस्क वगैरह इन्वॉल्व कर रही है क्या, जो भी सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें देखी जाएंगी, लिखी जाएंगी, उसको देखा जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 4 में बता रखा है क्लॉज ए में नो प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 years or who having attained the age of 18 years is a mentally ill person shall be terminated except with the consent in writing of her guardian। कह रहा है अगर माइनर है या फिर माइनर नहीं भी है, 18 years का एज उसने अटेन कर लिया लेकिन मेंटली इल है, तो यहाँ पर जो है गार्जियन के कंसेंट के बिना टर्मिनेशन नहीं हो सकता है प्रेगनेंसी का। Same as otherwise provided in clause A, no pregnancy shall be terminated except with the consent of pregnant woman। इसमें जो भी लिखा है इसको भूल जाओ, इसको तो मतलब याद रखना ही है माइनर के केस में, लेकिन अगर 18 साल से ऊपर की महिला है तो उसका जो है कंसेंट लेना जरूरी है, उसके कंसेंट के बिना आप जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। सेक्शन 4 प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, कौन सी जगह पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा, तो कह रहा है नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट एट एनी प्लेस अदर देन। कह रहा है इन जगहों के अलावा कहीं पर भी प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। सबसे पहला एक जो हॉस्पिटल है वो स्टैब्लिश होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए बाय द गवर्नमेंट, और अ प्लेस फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। किसी जगह को अगर अप्रूव कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने कि ये जगह टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए यूज करी जाएगी, तो वो भी जगह हो सकती है बाय दैट गवर्नमेंट विद द चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेट कमेटी। उस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के जो चेयरपर्सन हुए वो उनका जो है वही लोग अप्रूव करेंगे। देन प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एज द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। कह रहा है ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी आप बना रहे हो इसमें कंसिस्ट होने चाहिए, 3 से कम नहीं हो सकते, 3 से लेकर के 5 मेंबर्स तक हो सकते हैं जिसमें चेयरपर्सन भी इंक्लूडेड है, मतलब 5 पर्सन तक है उसमें, और उसमें चेयरपर्सन खुद इंक्लूडेड है, उन 5 में ही, उन 5 में से एक चेयरपर्सन है। Then section 5 says sections 3 and 4 when not to apply। कब ये section 3 और section 4 अप्लाई नहीं करेंगे? कह रहा है the provisions of section 4 and so much as of the provisions of subsection 2 of section 3 as relate to the length of the pregnancy and opinion of not less than 2 registered medical practitioner shall not apply to the termination of pregnancy by a registered medical practitioner in a case where he is of opinion
formed in good faith that the termination of such pregnancy is immediately necessary. भाई अगर इमीडिएटली नेसेसरी है टर्मिनेट वगैरह करना प्रेगनेंसी को ताकि जो माँ है उसकी जान बच पाए, तो फिर किसी का भी ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, किसी का भी ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आईपीसी, आईपीसी में कुछ भी लिखा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। द टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है उसको ऑफेंस माना जाएगा और सजा है इसमें रिगरस इंप्रिजनमेंट है। इनफैक्ट रिगरस इंप्रिजनमेंट है वी शैल नॉट लेस देन 2 years, जिसको लेकिन 2 साल से कम का नहीं होगा, लेकिन 7 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। Subsection 3 says whoever terminates any pregnancy in a place other than mentioned in section 4, अगर कह रहा है कि उस जगह पर प्रेगनेंसी आपने टर्मिनेट नहीं करी जो सेक्शन 4 में बता रखा है, तब क्या होगा? तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल रही है, 2 साल से कम नहीं होगी, लेकिन 7 साल तक, यहाँ पर भी 2 साल से कम नहीं होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, लेकिन 7 साल तक वो एक्सटेंड कर सकती है। Then any person being owner of a place, कोई उस जगह का ओनर है, which is not approved under clause B of section 4 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not less than be 2 years, 7 साल, वही 2 से 7 साल सेम ही है। ठीक है, हर जगह। Explanation 1 says for the purpose of this section the expression owner in relation to place means any person who is the administrative head, जो कि administrative head है उस जगह का, या फिर otherwise responsible है for the working or maintenance of a hospital or place by whatever name called where the pregnancy may be terminated under this act. Explanation 2 में बताया है कि for the purpose of this section so much of the provisions of clause D of section 2 as related to the possession by registered medical practitioner of experience or training in gynecology and obstetrics shall not apply. तो यहाँ पर ये चीज अप्लाई नहीं करेगी। 5A में प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ वुमेन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कह रहा है नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल रिवील द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ वुमन हुज प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड। कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उस महिला का, उस प्रेग्नेंट वुमेन का नाम वगैरह कुछ भी उसको बाहर नहीं लेकर के आएगा, जो भी उसके पर्टिकुलर्स हैं उसको बाहर लेकर के आने की जरूरत नहीं है जिसकी आपने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करी है। हाँ, अगर लॉ ने ऑथराइज कर दिया तो बात अलग है, नहीं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसेक्शन 2 में बताया क्या है, whoever contravenes the provisions of subsection 1, अगर कॉन्ट्रवीन कर दो, अगर आप ऐसी बात नहीं मानते हो तो 1 साल तक का आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है या फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें, 1 साल प्लस फाइन भी हो सकता है। 6 में रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और रेगुलेशन बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। रेगुलेशंस का मतलब होता है डायरेक्शंस जो है स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, समय समय पर डायरेक्शंस। हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी भार बहुत है, तो जगह जगह अगर कुछ डायरेक्शंस वगैरह देने हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर वो दे सकती है। ठीक, अब सेक्शन नंबर 8 में क्या बताया, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कह रहा है कोई भी सूट या कोई लीगल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेगी किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट अगर उसने गुड फेथ में, कोई अगर डैमेज वगैरह कॉज हो गया है और गलती से हुआ है और उसने गुड फेथ में वो काम किया था, तो फिर कोई भी जो है उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग या सूट उसके ऊपर इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। फिर हम आते हैं अपने एमसीक्यूज पर। सबसे पहला जो एमसीक्यू है दैट सेज ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। इस एक्ट को ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर क्यों ये एक्ट आया है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज बाय एनीवन, क्या कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय आरएमपी, टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय फार्मासिस्ट और टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय नर्स। दूसरा है, हम इतनी देर से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहे हैं, वही जो है सर्टेन प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कर सकते हैं। एनैक्टमेंट डेट पूछ रहे हैं। एनैक्टमेंट डेट का मतलब है प्रेसिडेंट की असेंट। कभी कभी सीधा सीधा लिखा हुआ आता है प्रेसिडेंट की असेंट, कभी कभी लिखा हुआ आता है एनैक्टमेंट डेट। तो एनैक्टमेंट डेट क्या है वो आपको बताना है। 10 अगस्त 1971, 1 अप्रैल 1972, 10 अप्रैल 1972 और 1 अगस्त 1971। आई थिंक है ये, रुक जाओ, 10 अगस्त 1971, हाँ 10 अगस्त 1971 है आपका। ठीक, और अकॉर्डिंग टू द एक्ट गार्जियन मीन्स पर्सन हैविंग केयर ऑफ द माइनर, पर्सन हैविंग केयर ऑफ द मेंटली इल पर्सन, पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और ओनली 1 and 2। तो माइनर और मेंटली इल का जिसके पास केयर है वो ही गार्जियन कहला रहा है। डायरेक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड इज गिवन अंडर सेक्शन 2AA। ठीक, फॉर द MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी of an adult woman in sound health whose consent is mandatory। adult woman है, ध्यान रखिएगा, उसकी दिमागी हालत भी बिल्कुल ठीक है, तो किसकी कंसेंट जरूरी है? only the women concerned, the women and father of the unborn, the women, her parents and father of the unborn और her in-laws।
तो सिर्फ और सिर्फ महिला उसकी वुमेन जो कंसर्न है उसकी जो है कंसेंट मैंडेटरी और किसी की कंसेंट मैंडेटरी नहीं है। अभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? कह रहा है कॉजिंग द डेथ ऑफ द वुमेन, प्रोसीजर टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी बाय मेडिकल मेथड, प्रोसीजर टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी बाय सर्जिकल मेथड और बोथ बीएनसी। तो बोथ बीएनसी दो ही तरीके हैं, मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड से आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो सिर्फ। Section 5A deals with place to terminate pregnancy, right to privacy to pregnant women, by whom termination done or all of the above. तो right to privacy to pregnant women. Medical board consists of radiologist and sonologist, gynecologist, pediatrician और all of the above. All of the above हमने पढ़ा है, radiologist और sonologist, gynecologist and pediatrician, ये सारे ही लोग जो है मेडिकल बोर्ड में आते हैं। तो हमारा जो ये एक्ट है यहाँ पर खत्म होता है और उम्मीद है कि आप लोगों को सारे सेक्शंस वगैरह समझ में आए होंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। ये आज पहला एक्ट था जो हमारे इस पर्टिकुलर यूपीपीसीएसजे के प्रिपरेशन के लिए हमने पहला माइनर लॉ कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से और माइनर लॉज भी हम कवर करते चलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।